ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चाटे होते, ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चाटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या बात है तू, इतनी तालियां बज गई, इसको 2 बार सुना दो कविता को। अनिल तो एक कुर्सी मंगा के मेरे पास आके बैठ जा। ये नहीं, पीछे के षड्यंत्र रोकने का ये भी एक रास्ता है। डबल सुनानी पड़ेगी। देखो तुम तो जो सोच रहे हो ना मैं जानता हूं, तुम जो हंस रहे हो ना, तुम्हारी हंसी ऐसी हंसी है जैसे कोई पीछे से पिस्तौल लगा के कहे कि हंस। मैं देख रहा हूं, हो सकता है ऐसा ना हो, पर मुझे तो कहने की आदत है। हमारे सैनिकों का सर काटा गया और हम बातचीत करते रहे। मैंने अनिल अग्रवंशी से पूछा, यह अग्रकुल समाज का, अग्रसेन समाज का एक हमारी नई उभरती हुई प्रतिभा है। मैंने कहा अनिल एक बात मेरी समझ में नहीं है, हमारे सैनिकों का सर काट के पाकिस्तान ले गया, उसने किया क्या होगा? आपके इस बेटे ने बड़ा जवाब दिया। इसने कहा भाई साहब उसकी फौज कायर है, 93,000 लोग बंदूक डाल दें दुनिया में, कहीं ऐसा हुआ क्या बांग्लादेश के समय? उसकी फौज आज भी कायर है। वो अपनी कायर फौज को शायद आज दिखाना चाहता है कि बहादुर हिंदुस्तानी फौजी बेटे का सर होता कैसा है, जो कट तो सकता है, कभी झुक नहीं सकता। आपसे 10 सेकंड और मांगता हूं। क्यों लिखी मैंने ये कविता? केवल 10 सेकंड। एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा, मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तेरा शाम तक का खाना मैंने पिंजरे में रख दिया है, तू खा लेना। पिंजरे का तोता बोला, मालिक उस गांव में मेरे गुरु रहते हैं। तो मालिक बोला, तो क्या करूं? बोले मेरी राम राम तो बोल दोगे? बोले मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गाँव गया, जाके कहा कि मेरे पिंजरे के पालतू तोते का यहाँ कोई गुरु है क्या? एक बूढ़ा तोता आया, उसने कहा मैं उसका गुरु हूं। तो उस मालिक ने कहा कि मेरे पिंजरे के पालतू तोते ने तुझको राम राम भेजा है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, पिंजरे के तोते ने पूछा मेरे गुरु मिले? मालिक बोला काय का तेरा गुरु, मैंने तेरी राम राम दी, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। जब उसने पिंजरे के दरवाजे खोले तो तोते की आत्मा कहती चली गई, समझना साहब, समझो तो ही तालियां उठाना। तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम नहीं समझे, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेजा था कि जिसको आजाद होना है उसको मरना आना चाहिए। जिसको आजाद होना है उसको मरना। और मैंने इसलिए कविता लिखी, भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन फिर कभी एक साथ मरने को तैयार नहीं हुआ। नहीं हुआ साहब, खंडों में मरता है, कभी बंबई में मरता है, कभी संसद में मरता है, कभी पठानकोट में मरता है, कभी उरी में मरता है, कभी कुपवाड़ा में मरता है, कश्मीर में रोज मरता है। हम रोज मरते हैं। हमारा रोज मरना बंद हो जाए, इसलिए एक कविता मैंने लिखी है, आप सुनिए। ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चाटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते, बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में? देखना चाहता हूं, मैं जोश में ज्यादा पढ़ रहा हूं कि आप जोश में ज्यादा सुन रहे हैं। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में? सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में। किसका खून नहीं खौलेगा सुन पढ़कर अखबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? और अगली पंक्ति पर अपनी राय देना। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 68 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नागफनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले।
बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से। मोदी जी बिना बुलाए नवाज शरीफ के घर चाय पीने चले गए। मैंने पूछवाया साहब क्यों गए थे आप? बोले शांति लेने गया था। मैंने कहा ले आए। अटल बिहारी वाजपेयी भी गए थे लाहौर बस में बैठ के, पठानकोट लेके आए थे। आप शांति लेने गए, आप पठानकोट लेके आए, करगिल लेके आए अटल बिहारी वाजपेयी। 125 करोड़ का नेता बिना बुलाए अविश्वसनीय आदमी के घर चला जाए तो कवि क्या लिखेगा, बस ये सुनना। क्या लगा मुझे कि 125 करोड़ का नेता और मर्द नेता किसी के यहां बिना बुलाए जाए तो क्या लिखेगा मुझे, क्या लिखेगा कवि? पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में। मैं 68 साल का इतिहास गा रहा हूं एक पंक्ति में। आपकी दुआएं मांगता हूं ताकि मैं इतिहास को एक एक पंक्ति में गा सकूं। 68 साल मैंने एक पंक्ति में गाए, और आपको लगे कि 68 साल एक पंक्ति में गाए जा सकते हैं तो मुझे दुआओं की तालियां उठा देना। पीपल छाया मांग रहा है यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। हम कस्तूरी खोज रहे हैं। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो एक खबर आई बिलावल साहब की कि मुझे पूरा कश्मीर चाहिए इंच इंच। खबर आई थी, लोग नाराज हो गए, हमारे कवि गुस्सा हो गए, नेता गुस्सा हो गए, मैं नहीं हुआ। और मैंने कहा पहली बार तो उसने अकल की बात कही है। उसने कहा मुझे पूरा चाहिए, तो पहले पूरा तो लेंगे हम। क्या बात है, वाह 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 वाह। अरे हम ले लेंगे तो ही तुझे देंगे ना। एक बार हम ले लें फिर तेरा बाप ले ले। लेकिन मैंने खबर भेजी उसको साहब, ऐसा नहीं मैं खबर नहीं, मैंने खबर भेजी। मैं कहा बिलावल तुझे पूरा कश्मीर चाहिए हमसे? ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में दिल्ली भी है। यहाँ के लोग रेल में खिड़की के पास वाली अपनी सीट भी किसी को नहीं देते। कश्मीर मांगा। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। इजराइल से जीना सीखो, इजराइल से जीना। अजीब देश है ये, हमारी पीढ़ियां पढ़ेंगी तो हमको कायर बता देंगी। 70 साल तक हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री इसलिए इजराइल नहीं गया कि हिंदुस्तान के कुछ लोग बुरा मान जाएंगे। ऐसे लगेगी विदेश नीति, ऐसे चलेगी विदेश नीति। तब सुनिएगा, मैं भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। मैं 39 साल प्रोफेसर रहा हूं कानून का एक यूनिवर्सिटी में। मैंने ये भाषा आज तक नहीं बोली थी यूनिवर्सिटी पढ़ाते समय जो मैं आज बोल रहा हूं। आपके इस मंदिर में श्याम खाटू बाबा महाराज के चरणों में बैठकर, नंदू जी के आपकी उपस्थिति में, जगदीश सोल मित्तल साहब के इस संयोजन में, आपको मेरा विचार ठीक लगे और मुझे हौसले हिम्मत से आपने समर्थन दे दिया, तो मैं आदरणीय मोदी जी के सामने सीना तान के विचार गाना चाहता हूं, गाना चाहता हूं। मैंने 20 साल कविताएं सुनाई हैं उनको, मैं फिर सुनाऊंगा और ये भी सुनाऊंगा। और इसलिए सुनाऊंगा कि शायद मैं नहीं सुनाऊंगा तो शायद कोई भी नहीं सुनाएगा। आपका मन मांगता हूं आपको लगे रोज तिरंगे में लिपटी हुई लाशें हैं, रोज रोते हुए, रोज रोती हुई बहनें, रोज रोती हुई माँ, कोई अपना सर ढूंढती हुई, कोई अपना कटा हुआ धड़ ढूंढती हुई। दुखी होकर मैंने एक विचार लिखा है। आपका जितनी ताकत से समर्थन मिलेगा उतनी ताकत से देश के प्रधानमंत्री के सामने गा दूंगा। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। फूल मन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। क्या बात है दद्दू। भारत माता की,
सल्यूट करता हूं आपको। कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संघारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली। और सरकार से कह रहा हूं, मौजूदा सरकार से कह रहा हूं, जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है, जिनके कारण मां की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी मां के घर में आग दिखाई देती है, उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है? उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है? उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे लगे, वाह। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है। जब मैंने ये लाइनें लिखी मैं खुद रो पड़ा, रोया मैं। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। अनिल अग्रवंशी, तुम्हारे कहने से नहीं हुई सर्जिकल स्ट्राइक, हासरस वालों की कहने से सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होती। ये लिफाफा कैंसिल करवाऊंगे तेरा। तू दिल्ली में लिफाफा भी लेवे है। ये मेरी गलत फहमी है, मैं फिर कह रहा हूं ये मेरी शुद्ध गलत फहमी है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये शक है कि मेरी दो लाइनें इतने क्रोध में मैंने लिखी कि सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला हुआ। 17 सितंबर को उरी में 17 सैनिक मरे पड़े थे। 17 सैनिकों की हत्या कर दी गई थी उरी में एक मिलिट्री कैंप में। 6 दिन तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मैंने गुस्से में 2 लाइन लिखी। मुझसे पूछते रहे सरकार के लोग, तुमने ऐसा बोला? मैंने कहा हाँ मैंने ऐसा बोला, और तुमने कुछ नहीं किया तो और ज्यादा बोलूंगा। आप मेरा गुस्सा देखना, मैंने जीवन में इतना गुस्सा कभी नहीं किया। क्या बात, स्वागत। और मैं उस गुस्से पर आपका प्यार का आशीर्वाद चाहता हूं, क्योंकि कवि को हक तो होना चाहिए कि वो गुस्सा कर ले। मैंने किया, कितना गुस्सा किया सुनना। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। शायद तुम भी सत्ता मद के अहंकार में बैठे हो, क्या 17 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो? अरुण में बीमार हुआ था, डॉक्टर मुझे मना करते थे कविता पढ़ने मत जाओ। मैं उनसे कहता था कि तुम मेरा तन ठीक कर सकते हो, मेरा मन केवल मेरी जनता ठीक करेगी। और मैं जनता के बीच आया, मुझे लगता है मैं आज ये घोषणा कर दूंगा कि मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। वाह 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 वाह। मैं 15 अगस्त तक खड़े होने के लिए मना किया हुआ है मुझे, लेकिन मुझे आज, अगर मैं इतना प्यार से सुनने वाले लोग होते तो मैं शायद आज ही खड़ा होकर पढ़ सकता था और आज ही मेरी 15 अगस्त बन सकती थी। मैं ऐसा महसूस करता हूँ। सुनिए, इस साल की अपनी सबसे अच्छी पंक्ति सुना रहा हूं, सबसे अच्छी पंक्ति। शायद तुम भी सत्ता मद के अहंकार में ऐठे हो, क्या 17 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो? सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो। मेरी पंक्ति समझ जाओ तो साहब बता देना कि तुम समझ गए। मेरी इस साल की सबसे अच्छी पंक्ति लगती है मुझे। नंदू साहब आपको समर्पित करता हूं। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना बतला दो। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये गांधी के गाल नहीं है। मेरा छोटा भाई रोशन कंसल बैठा है। जब राजनीति का बड़ा नेता नहीं था तो कब सम्मेलन कराया करता था, इतने कराए कि चुनाव हार गया। अब फिर कब सम्मेलन कराओ, अगर फिर जीतना है तो कब सम्मेलन करा के जीत सकते हो।
बहुत प्यारे दोस्त हैं हमारे, कवि सम्मेलन के प्रति आस्था निष्ठा जगदीश मित्तल साहब के साथ मिलकर। देखिए, राष्ट्रीय कवि संघ में एक बड़ा मंच है, हिंदुस्तान की नई प्रतिभाओं को एक्सपोजर देने के लिए एक बड़ा मंच जो हम कवि बना सकते थे। हम कवि शायद उतना बड़ा काम नहीं कर पाए जितना बड़ा काम जगदीश मित्तल जी ने किया। क्या बात है, हमारा पूरा कवि कुल समाज उनका ऋणी है। लेकिन एक बड़ा प्रयास हमारा अरुण जैमिनी भी कर रहा है। कवि सम्मेलन समिति नाम से बनाई है, हिंदुस्तान के मंचों के कवियों का एक संगठन है। वो भी एक इतना श्रेष्ठ संगठन बन सकता है, थोड़ा सा उसमें और मेहनत कर ली जाए तो वो भी एक आवाज होगी, मंच के समस्त कवियों की एक आवाज होगी। उसमें वो सब कवि भी हैं जो तथाकथित मठाधीश भी हैं, बड़े भी हैं, ज्यादा पैसे लेने वाले भी हैं, सब उसमें हैं। लेकिन मित्तल साहब ने नई प्रतिभाओं को मौका दिया है, वो बड़ा काम है। नई प्रतिभाओं को मंच देना बड़ा काम। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। दिल्ली वालों, सेना को भी कुछ निर्णय ले लेने दो, एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे लेने दो। क्या बात है, एक बार पत्थर का उत्तर गोली से। और मैं एक छंद पढ़ता हूं साहब, कहकर अनुरोध करके देखना चाहता हूं कि मैंने जोश में ज्यादा पढ़ा या आपने जोश में ज्यादा सुना, यह फैसला होगा। आप जोश में ज्यादा सुनेंगे, आपको सर झुका के जाऊंगा, सैल्यूट करके जाऊंगा। मेरे जीवन का सर्वाधिक तेज से गाया जाने वाला छंद है, सुनिएगा। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, आतंकवादी मारा जाएगा तो उसके लिए जुलूस निकालोगे, पाकिस्तान ब्लैक डे मानेगा, तब लिखा है मैंने, सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना बतला दो। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, भारत मां की मर्यादा के मंजर खंडित होते हों, जब कृष भारत के नारे हों गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। क्या बात है, वाह 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 वाह, नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया दादा, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। भारत माता की। साहब मैं सर झुकाता हूं सबको। बस, क्या बात है, वाह वाह। बैठ जाओ भाई साहब। अभी जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे। बर्मा समाप्त करता हूं, बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर। दुनिया को एहसास कराओ, हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर अब पत्थर से दे सकते हैं। अब तो वक्त बदलना सीखो, डरते डरते जीने का। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। क्या बात है, वाह वाह वाह, एहसास कराओ 56 इंची सीने का। क्या बात है दद्दू। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है। अच्छी सी पंक्ति सुनना, सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। क्या बात है, वाह वाह। उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो। समाप्त करता हूं कविता। नहीं हुई मेरी शादी साहब, ये मैं और देखिए, ये व्यक्तिगत गर्वोक्ति नहीं है। मैं प्रोफेसर रहा 39 साल, तथाकथित महंगा कवि मैं भी हूं, लेकिन मेरे पास अपनी रहने के लिए झोंपड़ी भी नहीं है। मैं 850 गरीब बच्चे पढ़ाता हूं, 850। क्या बात है, वाह। आप जितना संपन्न नहीं हो, आप जितना अमीर नहीं हो, लेकिन अपनी सामर्थ्य भर से, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मुझे प्यार करते हो तो अपने इस ट्रस्ट से झोंपड़ी के 100 गरीब बच्चे पढ़ाकर बड़े कर देना, ताकि वो आपकी संस्था को बहुत आकर के मान सम्मान दे। ये मेरा अनुरोध है। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर अटल संकल्पों का अनुशासन हो। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है। दिनकर ने एक लाइन लिखी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सरकारें बदलती रहीं, लाइन गाई जाती रही। मैं एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, हरिओम पमार जब मर जाएगा तो ये पंक्ति शायद दोहराई जाए।
राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। राजा कायर। समाप्त करता हूं कविता। आपका बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत लाड। जगदीश मित्तल साहब को मेरा प्रणाम, और क्रोध के लिए फिर आपसे हाथ जोड़कर माफी, सबसे माफी, सर झुका के माफी, हाथ जोड़कर माफी। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा दब्बू हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत मां की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की। क्या बात है दद्दू आप। भारत माता की। मैं अभिवादन करता हूं आपका, और मैं बस एक आज्ञा मांगता हूं। मैं पिछले दिनों बीमार हो गया था, तो डॉक्टरों ने मुझे अभी खड़े होकर कविता पाठ के लिए मना किया हुआ। आप आज्ञा दे दें तालियां बजाकर, तो मैं बैठ के कविता पढ़ना चाहता हूं। एक मेरा निवेदन और है, जिन पंखों की आवाज़ आ रही है, इस समय मौसम बहुत गर्म नहीं है, मौसम इस समय गर्म नहीं है, मंच पर कोई पंखा नहीं है, हमें कोई गर्मी नहीं लग रही है। मेरा निवेदन है, जो पंखे आवाज़ जिनकी आ रही है उनको बंद कर दें। मैं खड़ग बहादुर जी आपको कितनी बधाइयाँ दूँ, किस तरह से आपकी प्रशंसा करूँ। ये मेरे लिए 40 साल से मैं मंचों पर हूँ, लेकिन किसी भी 40 साल में किसी कवि सम्मेलन के लिए किसी एक व्यक्ति ने उसको उत्सव बनाने के लिए मन प्राण जुटा दिए हों, मैंने 40 साल में इससे बड़ा अवसर नहीं देखा अपने जीवन में। उन्होंने अपने शहर को सांस्कृतिक उत्सव देने के लिए जो उपक्रम किया, आदरणीय डॉक्टर सुनीता जी, खड़ग बहादुर जी, उन्होंने अपने माता पिता के नाम पर उनकी स्मृतियों के लिए समर्पित एक ऐसा उत्सव आजमगढ़ को दिया। ये कैफी आजमी साहब की धरती है, ये श्याम नारायण पांडे जी की धरती है। इस धरती पर किसी भी कवि का आकर कविता पाठ करना अपने में तीर्थ कर लेने के बराबर है। मुझे याद आता है, मैं 25-30 साल पहले एक बार शायद आया था, मुझे ये भी हो सकता है गलत याद हो। पंखों की आवाज जब तक आ रही है मैं बोलना चाहता हूँ, कृपया उन पंखों को जो उनके पास बैठे वो बंद कर लें, और जो बहुत पीछे बैठे आगे आ जाए। मैं एक आध कविता तो सुनाऊंगा जो मेरा नाम शुरू से इस तरह लिया जा रहा है जैसे कांग्रेस राहुल गांधी जी का लेती है, और मेरी भी हालत वही हो जाएगी वैसे तो, अगर सब जा चुके हैं। आदरणीय अंजुम जी का गला खराब है, फिर भी उन्होंने बहुत बहुत मन से आपकी फरमाइशें पूरी की, अपनी नई भी गजलें सुनाई। वो भी चाहे तो अस्वस्थ होने के कारण वो भी जा सकती हैं, मुझे असुविधा नहीं है। आप जानते हो सबसे बाद वाले कवि की हालत क्या होती है? हाँ भाई, मेरा नंबर अक्सर, हालांकि मैं पिछले कई सालों से रात के 1-2 बजे के बाद कोई कविता पाठ नहीं करता, लेकिन ये अर्जुन सिसोदिया छोटा भाई, खड़ग बहादुर जी का ये समर्पण निष्ठा इस कार्यक्रम के लिए, उसने मुझे मेरे नियम तोड़ने के लिए मजबूर किया। लेकिन आखिरी कवि की हालत सुनो, जैसे ही आप पंखे बंद कर देंगे मेरी आवाज आपको कितनी अच्छी लगेगी आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे। पंखे जिनके पास या कूलर जिनके पास हैं, कोई एक जिम्मेदार आदमी जाके उनको बंद कर दे। तो जनरेटर तो बंद मत करना कोई नहीं, ये लाइट और बंद करा दीजिए, इस लाइट की जरूरत नहीं है। सबसे आखिरी कवि की हालत समझो क्या होती है। आपने कभी सड़क पर ठेले के कोल्हू में गन्ने का रस निकलते देखा है? गन्ना होता है इधर, खूब होता है। गन्ने को एक बार कोल्हू में डालते हैं, उसी गन्ने को फिर मोड़ के दोबारा कोल्हू में डाल देते हैं, और कई बार तो तिबारा भी पीछे से उठा के उसको फिर कोल्हू में डाल देते हैं। और जब वो गन्ना बिल्कुल खोकस खोई हो जाता है, तब मुझसे कहते हैं कि अब इसमें तू रस निकाल के दिखा। नहीं निकला, मैं नींबू फंसा के कोशिश करूंगा, और जब तक ताली नहीं बजाओगे तब तक रस निकालने की कोशिश करूंगा। मैं जानता हूं बहुत कठिन टक्कर है, मैंने अरुण जैमिनी के समय देख लिया था। मुझे बैठने की अनुमति आप दे चुके हैं, मैं बैठ के कविता सुना।
अब आ रहे हो गए, कर लिया जो, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लो बस, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, ये मुल्क आस्था का मुल्क है, निष्ठा का, परंपरा का। एक बात तो ये साफ साफ समझ लीजिए, कविताएं कभी भी ना कांग्रेस होती हैं, ना भाजपा होती हैं, ना सपा होती हैं, ना बसपा होती हैं। कविताएं संस्कार होती हैं, कविताएं संस्कृति होती हैं, कविताएं परंपराएं होती हैं, कविताएं देश होती हैं। इसलिए कविताओं में आप किसी दल का हित और अहित मत खोजिएगा। आस्थाओं का मुल्क है ये। 9 सेकंड की एक कहानी सुनाता हूं, इसलिए कि मैं जानना चाहता हूं मुझसे कितने लोग जुड़ गए। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते में, उनको तेज बाढ़ का पानी मिल गया। दोनों घबरा गए कि कैसे पार करेंगे। पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम पार निकलेंगे। बेटी ने कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा बेटी क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। साहब जहां तक मेरी बात पहुंच जाए, मैं वहां तक के लोगों के हाथ खुले देखना चाहता हूं, सिर्फ ये जानने के लिए कि मैं कितनी देर आपके बीच सुना जाऊंगा। पिता ने कहा बेटी क्या फर्क पड़ता है, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा या तुमने मेरा हाथ पकड़ा। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी नहीं छोड़ेगा। मैं भी एक बहुत आसान कविता शुरू करता हूं, और जैसे ही मुझे लगेगा आप मुझे सुनने के लिए तैयार हो गए, फिर एक वो कविता सुना के जाऊंगा जो सुनाने के लिए आया। हाँ भाई साहब। उससे पहले अर्जुन ने, हमारे गजेंद्र सोलंकी ने, जो मेरी विधा के लोग हैं, हमारे गफ्फार भाई ने, सबने बहुत अच्छा पढ़ा, सबने बहुत अच्छा पढ़ा, सबने सचमुच शुरू से अब तक, निर्भीक से प्रारंभ हुआ, सबने श्रेष्ठ कविता पाठ किया। मैं इन तमाम कवियों से ये पूछता हूं, जब इनको मालूम था कि हरिओम पवार मंच पे है, फिर इनको जमने की क्या जरूरत थी। देखो ये काम जिसका है उसी को अच्छा लगता है। अब मैं तुम्हें सिखाता हूं जमा कैसे जाता है। आप सब तैयार हो गए ना, सुनना मेरे साथ। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन वन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के, तब तक केवल गीत लिखूंगा। सल्यूट करता हूँ आपको। शर्त लगा रहे थे मुझसे पीछे शंभू वगैरह, थक गए लोग। ये वो लोग हैं जो इस समय, जिनका संकट यह है कि इस समय जाएं कहां। इसके माने वो भी हो। लेकिन सचमुच खड़क बहादुर जी, एक बात कहे बगैर चला जाऊंगा तो मेरे मन पर बोझ रहेगा। एक बात कह के जाना चाहता हूं। आपका मन प्राण, आपका यह उत्सव, आजमगढ़ की जनता का समर्पण, आजमगढ़ की जनता का कविता को प्यार, और प्रारंभिक कवि से लेकर आदरणीय अंजुम जी तक जिस तरह आपने कविता को सुना, मैं कह के जाना चाहता हूं। मैं 30 साल लाल किले गया हूं कविता पढ़ने, लेकिन जिस मन से आज आपने कविताएं सुनी है, मैं 30 साल के लाल किले के 30 कवि सम्मेलन खड़क बहादुर जी के एक कवि सम्मेलन पर न्यौछावर करने की घोषणा करता हूं। वाह वाह भाई साहब। सुबह के 3:30 बज रहे हैं। इतनी देर तक हिंदुस्तान में अब कोई कवि सम्मेलन चलता नहीं है, लेकिन आपने चलाया। हुजूर आप बैठ जाओ, बस कहीं भी बैठ जाओ, मेरे बीच में खड़े तो होना ही मत, क्योंकि मैं जानते नहीं हूं आप मेरे बारे में। मैंने जिन सरकारों पर लिखा है ना, वो बैठ गई, इसलिए बैठ जाओ। फिर से पढ़ता हूं, और कुछ पंक्तियां पढ़ के फिर मैं एक कविता जो सुनाने आया हूं कश्मीर पर, वो आपको सुनाऊंगा। मैं भी गीत सुना सकता हूं शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूं नंदन वन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के। जब पंछी के पंखों पर हो बहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हो सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बुलिया कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना दे बुलिया कुमकुम रोली के। मैं झोपड़ियों का चारा हूँ, आंसू गाने आया हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ, झोपड़ी में पैदा हुआ। झोपड़ी के आंसू, आंसू की वेदना, वेदना की त्रासदी, त्रासदी की विसंगति 40 साल से गा रहा हूँ।
और मैं पिछले 40 साल से हिंदुस्तान की हर सरकार का स्थायी विपक्ष हूं, स्थायी विपक्ष। और ये जानते हो मैंने खड़ग बहादुर जी क्यों बताई ये बात? मैं किसान का बेटा हूं। जिस भी दिन कविता सुनाता हूं जनता को बताता हूं मैं किसान का बेटा हूं। मैं एक बार लाल किले में कविताएं सुना रहा था, चौधरी देवीलाल जिंदा थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। मेरी कविताएं सुनी, मंच पर आई, माइक लिया और भाषण दिया, अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसी दिन से देश को बताता घूम रहा हूं कि मैं किसान का बेटा हूं। वाह 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 वाह। और ये मुझे बाद में पता चला कि पहले चाय वाले का नंबर है और अगला भी नंबर उन्हीं का है। आप इतने समझदार हो तो मेरा काम चल जाएगा। आप सुन, मैं जो पढ़ियों का चारण हूँ, आंसू गाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी, मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी। प्यार सिखाने वाले बसते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, शाम चरैया सोले टंगे पंछी गाना भूल चले। आँख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से त्रस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। क्या ये ही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर। 6 लाइन और पढ़ता हूँ साहब, और छठी लाइन आपके दिल में तीर की तरह चुभ जाए तो एक बार आकाश भर तालियां सुनना चाहता हूं, उसके बाद मैं वो कविता सुनाऊंगा जो मैं सुनाने आया हूं। 6 लाइन और सुन लीजिए बस। स्वागत भाई साहब। छठी पंक्ति पर मैं चाहता हूं कि मैं जानूं कि आप मुझसे ठीक से जुड़ गए। घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने आया हूं, अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले। अंधकार, हुजूर बैठ जाओ। हे आर्यपुत्र, देखो साहब मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे सुनना चाहते हो तो एक बात समझ लो, मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सिखा हूं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तनकर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। 6 लाइन और पढ़ रहा हूं, फिर मैं एक कविता सुनाऊंगा बस। अरुण जी ने जो मुझे बताई है वो सुनिएगा। छठी पंक्ति दिल में तीर की तरह चुभ जाए तो एक बार आकाश भर तालियां सुना देना, फिर कविता सुनाऊंगा। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले। मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथा में दौड़ पड़े हैं, क्रांति कथा में दौड़ पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर तले खड़े हैं राजमहल की राहों में। यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद। वाह वाह भाई। अब आप सुनने के लिए तैयार हो गए। अब मैं वो कविता सुनाना चाहता हूं जो मैं सुनाना है। देखो साहब मैं मोदी जी के बारे में एक वाक्य बोलता हूं बस, मैं राजनीति पर वाक्य नहीं बोलता। उनसे गलतियां हो सकती हैं, उनसे भूलें भी हो सकती हैं, लेकिन देश के प्रति प्यार और निष्ठा में मैं उन पर कोई शक करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने और सबसे अलग भी है, मैं ये भी मानता हूं। 65 सालों में नेताओं ने नोट बांटे वोट ले ली, नोट बांटे वोट ले ली, नोट बांटे वोट ले ली। आपने कहीं ऐसा नेता देखा जिसने नोट छीन के वोट ले ली? छीन के वोट ले ली। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं वो सुनिए, दिल पर हाथ रखकर सुनना। ये पाकिस्तान हमसे डरता क्यों नहीं है? हमने चीन को 2 कदम में पीछे हटाकर दुनिया को बता दिया कि भारत 1962 का भारत नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान को नहीं डरा सके। 1971 में इंदिरा गांधी की पिटाई के बाद फिर कभी पाकिस्तान हमसे नहीं डरा। क्यों नहीं डरता? और मैं ये कहने का हक मांगता हूं आपसे आजमगढ़ के लोगों, कैफी आजमी की धरती है, श्याम नारायण पांडे की धरती है। माना मोदी जी देश की हर समस्या हल कर देंगे, डीजल 10 रुपए मिलेगा, पेट्रोल 12 रुपए मिलेगा, हवाई जहाज का टिकट 100 रुपए का मिलेगा, सब्जियां फ्री हो जाएंगी, रेलें फ्री चलेंगी। फिर भी अगर कश्मीर से हमारे बेटे तिरंगे में लिपट कर आते रहेंगे तो देश मोदी जी से भी जवाब मांगेगा।
मोदी जी से भी जवाब मांगेगा। अर्जुन अब तुम मुझे देखो। हाँ हाँ भाई। आदरणीय सुनीता जी से कुछ मत कहो, उनको भी सुनने दो। क्या कह रहा है? ये व्यवस्था मेरे समय में होती है क्या? मैं 2 लाइन मैं तय करना चाहता हूं कि इस तेवर को आजमगढ़ सुनना चाहता है कि नहीं सुनना चाहता। क्यों नहीं डरता पाकिस्तान, और कैसे डर सकता है पाकिस्तान? 2 पंक्तियां हैं। तेवर आपने स्वीकार लिया तो मैं पूरी कविता सुनाऊंगा। आधी ताली बजी तो आधी कविता सुनाऊंगा, चौथाई तालियां बजी तो चौथाई कविता सुनाऊंगा, और कोई भी ताली नहीं बजाएगा तो दूसरी कविता सुनाऊंगा। इसको छोड़ दूंगा। मैं मानूंगा कि इस तेवर को आजमगढ़ सुनना नहीं चाहता। मैं जानना चाहता हूं कि आजमगढ़ मेरा तेवर सुनना चाहता है कि नहीं सुनना चाहता। 2 लाइन पर चाहता हूं आपकी प्रतिक्रिया। स्वागत भाई। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। वाह 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 वाह। यही सुनना चाहते हैं साहब? तो एक बार आकाश भर तालियां मुझे सुना दीजिए, फिर यही तेवर आपको सुनाऊं। वाह भाई साहब, वाह। हमारे सैनिकों का सर काटा गया, 3 सैनिकों का सर काटकर पाकिस्तान अपनी सीमा में ले गया, और हम बातचीत करते रहे। मैंने अर्जुन से पूछा, मेरा छोटा भाई है, लेकिन प्रज्ञा मेधा में छोटे भी बड़े होते हैं। बहुत प्रज्ञा मेधावान कभी आज उसने जिस तरह से संचालन किया और आजमगढ़ की इस कार्यक्रम को यादगार बनाया, मैं अर्जुन को बधाई देता हूं। मैंने अर्जुन से पूछा, अर्जुन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, मैं बड़ा जरूर हूं लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा। पाकिस्तान हमारे सैनिक का सर काटकर अपनी सीमा में ले गया, उसका करेगा क्या? तो बड़ा जवाब दिया अर्जुन ने। अपने इस संचालक को जी भरकर तालियों से सहेजना। अर्जुन ने कहा, भाई साहब उसकी फौज कायर है। 1971 में बांग्लादेश बनते समय जिस मुल्क के त्राण में 1000 लोग हथियार डाल दें, उस मुल्क की फौज आज भी कायर है। वो शायद अपनी कायर फौज को दिखाना चाहता होगा कि बहादुर हिंदुस्तानी फौजी बेटे का सर होता कैसा है, जो कट तो सकता है लेकिन कभी झुक नहीं सकता। बस 10 सेकंड और दे देना। मैंने लिखी क्यों ये कविता, खड़क बहादुर जी आपको समर्पित करता हूं। मैंने लिखी क्यों ये कविता? एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा, मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तेरा शाम तक का खाना मैंने पिंजरे में रख दिया है, खा लेना। तोता बोला, मालिक उस गांव में तो मेरे गुरुदेव रहते हैं। मालिक बोला, तो मैं क्या करूं? बोले, मेरी राम राम तो बोल सकते हो ना। मालिक ने कहा, मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, जाके पूछा, यहां मेरे पिंजरे के पालतू तोते का कोई गुरु है? एक बूढ़ा तोता उठ के आया, उसने कहा, हाँ मैं उसका गुरु हूं। तो मालिक ने कहा कि मेरे पालतू तोते ने पिंजरे से तुमको राम राम भेजी है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने पूछा, मेरे गुरु मिले? मालिक बोला, काय का तेरा गुरु? मैंने तेरी राम राम बोली, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। समझना मैं कहना क्या चाहता हूं, पिंजरे का तोता भी मर गया। जब मालिक ने तोते का दरवाजा खोला पिंजरे का, तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेजा है कि जिसको आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए। और शंभू, मैंने ये कहानी केवल इसलिए सुनाई कि भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन फिर कभी एक साथ मरने को तैयार नहीं हुआ। भारत एक साथ मरने को तैयार हो जाए तो भारत को जीना आ सकता है। मैंने इसलिए कविता लिखी है, सुनना। ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते, बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते, और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। और हमारे जितना जोश में सुनोगे उतना जोश में सुनाऊंगा। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में। किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? और जो मैंने लिखा है वही आपके दिल में हो तो मेरी बात पर हस्ताक्षर करना अपने। अगर आप भी सोचते हैं कि आपके दिल में भी यही जवाब है, बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। वाह, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 70 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नाक खनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले।
पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से। आदरणीय मोदी जी गए नवाज शरीफ के घर चाय पीने बिना बुलाए, बिलाया उस चाय का। खड़ग बहादुर जी आपको जानकारी होगी 2,52,083 रुपए का बिल भेजा है नवाज शरीफ ने, जो मोदी जी बिना बुलाए चाय पीने गए थे। और हो सकता है चाय भी जाके खुद ही बनाई हो। मैंने 20 साल से कविताएं सुनाता हूं मैं उनको, जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे तब से मेरे श्रोता हैं। मैं टेलीविजन के सामने रिकॉर्डिंग के सामने बोल रहा हूं। मैंने पूछवाया साहब क्यों गए आप? उन्हें मैं तो इसलिए गया तुम कभी लोग मेरे खिलाफ कविता ना लिखो, मैं तो शांति की तलाश में गया था। मगर ले आए। वाजपेयी साहब भी गए थे बस में बैठ के लाहौर, वो करगिल लेके आए थे। आप बिना बुलाए गए, आप पठानकोट लेके आए, पठानकोट लेके आए। मैं देहात का आदमी हूं, मैंने उपमा दी। 125 करोड़ का नेता किसी अविश्वसनीय के घर बिना बुलाए चला जाए तो कवि को कैसा लगेगा? मेरी उपमा अच्छी लगे गांव के आदमी की तो समर्थन करना। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर। इजराइल से जीना सीखो अपने ही भूखंडों पर। इजराइल से जीना सीखो, इजराइल से जीना सीखो अपने ही। उधर एक बिलावल है, बिलावल मतलब उधर का वो जो इधर का ये। उसने एक बयान दिया मुझे पूरा कश्मीर चाहिए, इंच इंच, ये भाषा बोला वो इंच इंच। हमारे नेताओं को गुस्सा आ गया, उसके खिलाफ भाषण दिया। हमारे कवियों को गुस्सा आ गया, उसके खिलाफ कविता लिख दी। मुझे लगा पहली बार कोई ठीक बोला। उसकी बात ध्यान से सुनो। उसने कहा मुझे पूरा कश्मीर चाहिए। भाई पूरा तो हम पे भी नहीं है, तुझे देने के लिए पहले पूरा ले ले। बात अच्छे भाई साहब। और एक बार हम ले लें फिर तेरा बाप ले ले। लेकिन आजमगढ़ वालों, मैंने आपके स्वाभिमान का जवाब दिया है। अच्छा लगे तो अपने स्वाभिमान के लिए अपनी कमर थपथपा लेना, आपके स्वाभिमान का। मैंने कहा बिलावल तुझे कश्मीर चाहिए पूरा? ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ भी है। यहां के लोग रेल में खिड़की के पास वाली अपनी सीट भी किसी को नहीं देते। वाह वाह। याद आया कि उस कविता को मैं यहां नहीं पढ़ूंगा तो मेरा आज का कविता पाठ पूरा नहीं हो सकता। हमारे देश के एक बड़े क्रांतिकारी शहीद हुए चंद्रशेखर आजाद। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी मुख्यमंत्री आई थी जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद को पब्लिकली आतंकवादी कहा था। चंद्रशेखर आजाद के नाम के विद्यालय का पत्थर हटाकर किसी और के नाम का लगाया। एक पत्रकार ने शिकायत की तो घूम के गुस्से में बोली कौन चंद्रशेखर आजाद, वो आतंकवादी। और इससे भी दुख की बात यह है कि जब उन्होंने ऐसा किया तब वो अपने बल पर मुख्यमंत्री नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री थी। मैंने भानु प्रताप शुक्ल का लेख पढ़ा तो मैंने सोचा 2-3 दिन में भाजपा वाले माफी मंगवाएंगे, लेकिन कोई बोला ही नहीं। मैं उन दिनों अटल जी अडवाणी जी से मिल लिया करता था, मेरे दोनों बहुत प्रिय श्रोता रहे। मैं शिकायत लेके उनके पास गया कि आपके समर्थन के मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहेगी। दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया, दोनों चुप बैठे रहे। तो मैंने कहा आपकी चुप्पी आपकी मजबूरी होगी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं एक कविता लेकर जनता के बीच बोलने जा रहा हूं। और मैं बोलने के लिए निकल गया, क्योंकि आज आपने शहीदों के परिवारों का सम्मान किया तो आपका वो मन, आपका वो एहसास। नरेंद्र जी के पिताश्री बैठे शायद, केशव जी चले गए, नहीं है पीछे। उनको देखते ही और जैसे उन्होंने बताया, क्योंकि मैं भी जानता हूं उनको कविता लिखने का शौक था नरेंद्र जी को,
और उनके मृत्यु के बाद उनके कमरे में जो सीडीज मिली, कैसेट्स मिली, और उसमें मेरी कविताओं की सीडी भी मिली। मुझे भी वो कभी कभी सुनते होंगे, इसलिए तो मैंने एक कविता लिखी, और केवल इसलिए लिखी कि मैं देश की राजनीति से अनुरोध करता हूं, आप मत करो शहीदों का सम्मान, कम से कम उनका अपमान करने की हिम्मत मत करो, उनका अपमान मत करो। कविता सुनिए मन से। इसके बाद मैंने एक शहीदों पर कविता लिखी है, जो मेरे जीवन की सबसे अच्छी कविता है। शहीद परिवारों के सम्मान में मैं उसको पढ़ूंगा, तब कब सम्मेलन समाप्त करेंगे। ये भी बंद, ड्रोन बंद कर लीजिए, इसको बंद कर लीजिए भैया, फोटोग्राफी को। इन लोगों ने कोशिश तो बहुत की कि दिन छिप जाए, अंधेरा हो जाए, पवार जी का नंबर देर से आए, ताकि हमें ना सुनना पड़े ज़्यादा। 5:15 बज रहे हैं। मन तो हो गया। ताजश्री बैठ जाए प्लीज, अगर जाना आवश्यक हो तो निकल जाए। देखिए मैं एक बहुत जरूरी कविता सुना रहा हूँ। मुझे मनवीर ने कहा कि मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि इस विषय पर ऐसे कुछ विषय हैं जिन पर कोई नहीं बोलता, लेकिन आपको गर्व होना चाहिए कि आपके परिवार के एक व्यक्ति ने बोला और बाकायदा पूरे देश में विरोध किया। मैं चाहता हूं उस कविता के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दिए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पर आधारित है वो। स्वागत। मैं पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम भेजता हूँ। अगर किसी कवि सम्मेलन में संत आकर बैठ जाए तो उस कवि सम्मेलन की गरिमा अपने आप बहुत बढ़ जाती है। जिन संतों को सुनने के लिए हम जाते हैं, वो संत हम जैसे साधारण कवियों को सुनने आ जाए, तो इसका अर्थ ये है कि कविता के पास कुछ तो होगा, कुछ तो कविता के पास बचा होगा अभी। हालांकि हमने काफ़ी ख़त्म कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ तो बचा होगा। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं, थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा। बेटे बैठो, बैठ जाओ, क्यों उठ रहे हैं आप? देखो, हम तो फकत वक्त के गुलदस्ते हैं। कानपुर के कवि हैं हमारे बहुत बड़े, उन्होंने लिखा, हम तो फकत वक्त के गुलदस्ते हैं, जो चाहे खरीदे, खेले और तोड़ भी दे, जैसे कोई नौजवान लड़की किसी बच्चे को जन्म दे और छोड़ भी दे। मन से सुन लीजिए कविता। देखिए प्रिंसिपल साहब का बहुत, उनका मन किस तरह से रहा होगा। इतने छोटे अंचल में ऐसा कार्यक्रम कर लेना मेरे लिए तो ये एक अद्भुत सी अनुभूति है, और इसलिए बहुत खुश भी हूँ कि मैं 11 महीने बाद बाहर निकला तो एक उस कार्यक्रम में आया जो कार्यक्रम मंदिर के तरह पवित्र जैसा है। तीर्थों का सम्मान जहाँ, शहीदों का सम्मान जहाँ है। मैंने मनवीर से कहा मैं भूलूंगा, इन्होंने कहा कोई बात नहीं। अमित ने और ज़्यादा सहारा दिया कि मैं बता दूंगा जहाँ आप भूलेंगे। 11 महीने बहुत लंबा समय होता है कि मैंने कभी गाया नहीं, किसी दिन प्रोग्राम किया नहीं, लेकिन 11 महीने बाद मैं आप जैसे अच्छे लोगों के साथ हूँ, इससे अपना सौभाग्य मानता हूँ। सुनिए, मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं मैं, आज़ादी की सौगातों पर 100 गीत सुनाऊं मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहाँ से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहाँ से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, आज़ादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ। 2 पंक्तियां समझ कर दाद देना। मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ। घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जैड़ सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जैड़ सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। यहाँ से कविता शुरू करता हूँ। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़फाता है, इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है। आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसीलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत। ध्यान देना, मैं तो रोया था लिखते समय, आपको कैसा लगेगा मैं नहीं जानता। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पर। सलूट करता हूं सवाल, वाह वाह वाह।
मेरे प्रणाम पहुंचे आप तक। ग्रामीण अंचल में महानगर से अच्छे पहली बार ये महसूस हुआ कि महानगरों में केवल धन कविता सुनता है और इन ग्रामीण अंचलों में मन कविता सुनता है। ये मेरा, मैं ये एहसास लेके जा रहा हूँ आपके पास। बहुत 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 अनुभूति मेरी। मनवीर, तुझे छोटे भाई को बहुत बहुत साधुवाद कि मुझे जिद करके यहाँ ले आया, जिद करके ले आया। गाली की भी कोई सीमा है, कोई जुड़ना, गाली की भी कोई, ये बच्चे या तो चले जाएं, बच्चे बात नहीं करें बस। फिर भी बहुत अच्छा अनुशासन है। विद्यालयों में अनुशासन कहाँ होता है? जी भाई साहब। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है। ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा। मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा भूल गया होगा। वाह, कविता का सौंदर्य ये है, जब गाली मिली होगी चंद्रशेखर आजाद को, शहीदों की आत्मा ने सुनी होगी। उन शहीदों की आत्मा पर क्या गुजरी, ये कविता का सौंदर्य बोध है। आपका बहुत प्यार मांगता हूं सुनने। कोई सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा। मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़प गई होंगी। नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा। अशफाकुल्ला की आंखों में लावा फूट गया होगा। अशफाकुल्ला की आंखों में लावा फूट गया होगा। भारत भू पर मरने वाला टोला भी रोया होगा। इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी। आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनरधानी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी। और साहब जब बताई दिया कि मैं जाट कुल में पैदा हुआ हूं, तो जाटों को गुस्सा बहुत आता है बिना बात, क्योंकि वो दिमाग से नहीं दिल से काम लेते हैं। दुनिया में सारी बीमारी इसलिए है कि लोगों के दिलों में दिमाग आ गया। अगर लोगों के दिमाग में दिल पहुंच जाए तो सारे संसार की समस्या समस्या है। क्रोध मुझे भी आता है, मुझे भी आया था। इस घटना को सुनकर मुझे बहुत क्रोध आया था। मैं उस क्रोध को कैसे दिखा सका। अगर आपको लगे कि इस जाट कुल के किसी बेटे को ये क्रोध ऐसे ही दिखाना चाहिए था, तो मैं ऐसी तालियां सुनना चाहता हूं जो मुझे याद रहें। 11 महीने से तालियां नहीं सुनी हैं, मैं अगले 11 महीने तक आपकी तालियों की गूंज अपने कान में महसूस करता रहूं। इतना प्यार चाहता हूं। 4 लाइन सुनना। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी। आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनरधानी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे। शायद शेखर बाजू जी के, शायद तब शेखर जी के भी बाजू फड़क गए होंगे। पल दो पल को शायद उनकी निदिया भाग गई होगी। पल दो पल को शायद उनकी निदिया भाग गई होगी। फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी। फिर पिस्तौल एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ एक बार। क्या बात, जिंदाबाद। शेखर महायज्ञ का नायक। आश्चर्य सचमुच ये है कि मैं 11 महीने बाद गा रहा हूँ। हालांकि गलतियां कहीं कहीं हो रही हैं, मुझे पता चल रहा है। आपको तो पता चल नहीं रहा होगा, क्योंकि इसने इससे पहले मुझे गाते देखा नहीं है। भगवती प्रसाद जी ने यूट्यूब पर सुन रखा है, तो उतना अच्छा मैं नहीं गा रहा हूँ, ये मैं जानता हूँ। लेकिन फिर भी आप बहुत मन दे रहे हैं, सुनिएगा। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव। एक आधी मिनट में बताता हूँ शेखर क्या थे। आपने कुछ भी कह दिया उनके लिए। मैंने जब शेखर पर लिखा तो मैंने बहुत पढ़ा। 2 बातें वो बताने जा रहा हूं आपको जो आपने कहीं कभी सुनी नहीं होंगी। 700 लोग अंग्रेजों ने इसलिए नौकरी पर रखे हुए थे कि वो चंद्रशेखर आजाद को पहचान लें।
पहचानने के लिए 700 लोगों को नौकरी दे रखी थी अंग्रेजों ने। और एक बात आपको वो बताने जा रहा हूँ जो दुनिया के क्रांतिकारियों के इतिहास में केवल और केवल चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जुड़ी है। इकलौता बेटा था चंद्रशेखर आज़ाद। माता पिता रहते थे भावरा, एक जगह है झाबुआ जिले में मध्य प्रदेश में, वहाँ रहते थे, गरीब थे। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी बैंक ये खजाने लूटती थी सरकारी, आज़ादी की लड़ाई के लिए हथियार खरीदने के लिए। एक दिन किसी ने आकर ये कहा कि चंद्रशेखर जो पैसा तुम लूटते हो वो तुम्हारे संदूक में रहता है, इसकी चाबी तुम्हारे पास है, तुम जानते हो तो घर में तुम्हारे माँ बाप के पास खाने को रोटी के लिए पैसा नहीं है, माँ बाप भूखे मरने के कगार पर हैं, कम से कम इतना पैसा तो घर भेज दे इस संदूक में से कि तेरे माँ बाप रोटी खा लें। तो चंद्रशेखर आज़ाद एक पल को उनकी आंखें लाल हुईं और लाल आंखों से बोले कि माँ बाप क्या सिर्फ मेरे हैं और क्रांतिकारियों के नहीं है? इस संदूक में से तो एक पैसा दूंगा नहीं, लेकिन तुम मेरे माँ बाप को खाना नहीं खिला सको तो आके बताना, मैं किसी दिन आऊंगा रात के अंधेरे में और अपने माँ बाप के सीने में अपनी पिस्तौल की 2 गोली उतार के चलाऊंगा। उसको आतंकवादी बताएगी राजनीति, उसको तब सुनना। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रण में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चले चबे ना खाता था। अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। आजादी के कारण जो गोरों से बहुत लड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी। और कोई भाजपा के यहाँ हो तो बुरा भी माने तो माने, जब मैंने अटल जी को अडवाणी जी को बुरा मनवा दिया तो आप क्या है? लेकिन मेरी ईमानदारी देखना, ईमानदारी जो भारत माता की जय के इनके समर्थन से थी, इसलिए मेरा इन पर गुस्सा ज्यादा है क्योंकि ये राम का नाम ज्यादा लेते हैं। जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव ज्ञान सिखाने वाले हैं, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते हैं, श्री राम मंदिर मुद्दे पर सड़कों पर लड़ जाते हैं, 60 दिनों तक स्वर्ण जयंती रथ लेकर जो घूमे थे, आजादी की यादों के पत्थर पूजे थे, चूमे थे, इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत। और 2 लाइन और पढ़ता हूं, दाद दो तो हिम्मत से देना, मैंने हिम्मत से लिखा है और जब वो मुख्यमंत्री थी तभी लिखा था, तभी लिखा था, जब उनसे सब डरते थे, अब तो कौन डरे उनके सिवा, मैंने तभी लिखा था। सुनिएगा, इस घटना पर चुप बैठे थे, समर्थन चाहता हूं पूरा सदन का, इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे, तुम सत्ता में शामिल थे 2 टूक डांट भी सकते थे, तुम सत्ता में शामिल थे 2 टूक डांट भी सकते थे, जो जीभ शहीदों पर थूके वो जीभ काट भी सकते थे, जीभ शहीदों पर थूके वो जीभ। जिंदाबाद जिंदाबाद। अंतिम छंद पढ़ता हूं कविता का, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे भारत। आप शुद्ध कविता सुनना, शुद्ध कविता, थोड़ी सी देर, 1 मिनट। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आजादी के लिए जवानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए कहानी दे डाली, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी 4 धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी 4 धाम दिखाई देते हैं, वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे। मैं उनका स्थान बता रहा हूं और तुम्हारा तो सबको पता है ही। कविता की सबसे अच्छी पंक्ति, वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे, उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नाकानी करते हो, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना,
उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ। मैं सूरज का बेटा तम के गीत नहीं गा